हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना बांदा में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग नीट जेईई की फिजिक्स में टॉपिक पढ़ रहे थे थर्मल एक्सपेंशन, कैलोरीमेट्री एंड हीट ट्रांसफ़र। आज आपकी केमिस्ट्री क्लास थी जो कि नहीं चल रही है इस समय, इसलिए फिजिक्स की क्लास चल रही है। और ये टॉपिक मैंने आपको बताया था कि इसके लिए केवल 2 क्लास अलॉट थी, लेकिन ये टॉपिक बहुत बड़ा है, नहीं ख़त्म हो सकता था। तो हम लोग इसमें थर्मल एक्सपेंशन, कैलोरीमेट्री और हीट ट्रांसफ़र में कंडक्शन का पार्ट देख चुके हैं। आज हम लोग को देखना है रेडिएशन। हालांकि रेडिएशन एक लेक्चर में ख़त्म नहीं होगा, लेकिन हम लोग इसको, हो सकता है लेक्चर थोड़ा आज बड़ा हो जाए, लेकिन आज हम लोग इसको किसी भी तरह ख़त्म करेंगे, क्योंकि आज के बाद इस टॉपिक पर क्लास नहीं मिलेगी हम लोगों को। तो आज हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं वो शुरू करने जा रहे हैं रेडिएशन। रेडिएशन भी एक तरीका है हीट ट्रांसफ़र करने का, जिस तरह कंडक्शन था। तो क्या इनमें डिफरेंस है वो भी देखना है हम लोगों को। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं रेडिएशन। इसके प्रीवियस अगर वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो आप उनको जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है आपके चैनल पर नीट जेईई फिजिक्स नाम से। उस प्लेलिस्ट में आपको डेट वाइज सारे वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगे। क्लियर है? तो चलिए, रेडिएशन। रेडिएशन क्या है? मेथड है क्या? हीट ट्रांसफर करने का। ठीक है, और इसकी क्या खास बात है? नो मीडियम रिक्वायर्ड। नो मीडियम रिक्वायर्ड। हीट ट्रांसफर करने के लिए इसमें कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता। जबकि आपको याद होगा कि कंडक्शन में हम लोग को एक कंडक्टर की जरूरत पड़ती थी, जिसके माध्यम से हीट क्या होती थी? ट्रांसफर होती थी। तो यहाँ पर कोई भी हमको माध्यम की जरूरत नहीं है, कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं है। जैसे इसके एग्जाम्पल आपने देखे होंगे, जैसे सन हो गया और ये आपकी अर्थ है। तो सन से अर्थ तक रेडिएशन आता है। आप देखते हैं धूप आती है, वो क्या है? रेडिएशन है। और आप जानते हैं कि सन से अर्थ के बीच में कोई मीडियम नहीं होता, नो मीडियम, यानी कि क्या होता है वहाँ पर? वैक्यूम। तो रेडिएशन से हीट ट्रांसफर वैक्यूम में भी पॉसिबल है, लेकिन कंडक्शन से हीट ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है जब तक आपके पास कोई मीडियम ना हो। ठीक है ना? इसका एग्जाम्पल क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ईएम वेव। ठीक है, ईएम वेव ही क्या है? लाइट। ये सब आप पढ़ेंगे जो आने वाला अपने टॉपिक्स हैं उसमें। 12th की जब फिजिक्स पे हम लोग मूव करेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में रेडिएशन ट्रेवल करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइट बोलते हैं। ठीक है ना? अब सन से आने वाले रेडिएशंस जो हैं वो, अब आपने स्पेक्ट्रम देखा होगा, उसमें कई सारे होते हैं, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, ये सब तमाम तरह के होते हैं। ठीक है ना? तो सन से जो आते रेडिएशन है उनमें IR, UV, विजिबल, हर तरह के रेडिएशन पाए जाते हैं। तो ये है रेडिएशन। रेडिएशन क्या करता है? हीट ट्रांसफर करता है बिना किसी मीडियम के, रिक्वायरमेंट के। यानी कि आप चाहे मीडियम हो चाहे मीडियम ना हो, आप ऐसा नहीं है कि मीडियम होगा तो रेडिएशन नहीं होगा, रेडिएशन तब भी होगा, लेकिन बिना मीडियम के भी रेडिएशन संभव है, जबकि कंडक्शन में ऐसा संभव नहीं था। अब रेडिएशन के लिए हमारे पास तमाम थ्योरीज आई, कई सारे हम लोग लॉस पढ़ने हैं। वीन्स लॉ पढ़ेंगे, स्टीफन बोल्ट्जमैन पढ़ेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पढ़ेंगे, किरचॉफ लॉ पढ़ेंगे, कई सारे लॉज हैं। तो बारी बारी हम लोग को सबको पढ़ना है। तो शुरू करते हैं हम लोग। चलिए, रेडिएशन की जो पहली थ्योरी आई, जिसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ एक्सचेंज। थ्योरी ऑफ एक्सचेंज। ऑफ रेडिएशन। क्या कहती है ये थ्योरी? ये थ्योरी कहती है कोई भी बॉडी होगी सभी बॉडीज रेडिएशन को इमिट करती हैं सभी टेम्परेचर पर। मतलब कोई भी बॉडी, चाहे उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो चाहे उसका टेम्परेचर कम हो, वो रेडिएशन को इमिट जरूर करेगी। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कोई भी बॉडी हो, किसी भी तरीके की बॉडी हो, वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब जरूर करेगी। अगर टेम्परेचर कम होगा तो ज़्यादा इमिट करेगी, टेम्परेचर कम होगा तो कम इमिट करेगी, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा इमिट करेगी। ठीक है? तो लिखिए, पहला पॉइंट क्या है? ऑल बॉडी इमिट्स रेडिएशन एट ऑल टेम्परेचर। ऑल बॉडीज emits radiation
एट ऑल टेम्परेचर्स, एट ऑल टेम्परेचर्स। अब देखिए दूसरा क्या है, ऑल बॉडीज एब्जॉर्ब्स रेडिएशन एट ऑल टेम्परेचर। सभी टेम्परेचर्स पर बॉडी रेडिएशन को एब्जॉर्ब भी करती है और क्या करती है, इमिट भी करती है। अब ये डिपेंड किस पे करेगा, कितना इमिट हो रहा है, कितना एब्जॉर्ब हो रहा है, टेम्परेचर पर और मटेरियल पर। तो यहां पर हम लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ हीट या रेडिएशन इमिटेड एब्जॉर्ब्ड डिपेंड्स टेम्परेचर एंड मटेरियल। टेम्परेचर पर भी डिपेंड करेगा और मटेरियल पर कि कौन सा मटेरियल कितना एब्जॉर्ब कर रहा है, कितना इमिट कर रहा है। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि ये सराउंडिंग है, सराउंडिंग का टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से ज़्यादा है, सराउंडिंग का टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर ज़्यादा। इसका एग्जांपल देखिए, फ्रिज से आप एक गिलास ठंडा पानी लाइए, वो आपकी बॉडी हो गई, और कमरे में रख दीजिए, वो क्या हो गया, सराउंडिंग हो गया। तो ये बॉडी जो है, जो पानी है, वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा, हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और इसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम, हीट की बात, रेडिएशन की ही बात हो रही है, एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम सराउंडिंग, और इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज। अगर दिख रहा है नीचे तक, दिख रहा है। अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है, स्मॉल है, किससे, बॉडी के टेम्परेचर से, तो बॉडी क्या करेगी, हीट को इमिट करेगी, इमिट्स रेडिएशन या हीट, और इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, टी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है ना। ये चीज़ें आप देखते भी हैं डेली लाइफ में। बॉडी का टेम्परेचर क्या है, जैसे मान लीजिए कि आप एक गर्मा गर्म क्या लेकर आए, एक कप चाय कमरे में रख दिया, तो चाय का टेम्परेचर कमरे के टेम्परेचर से ज़्यादा है, तो चाय धीरे धीरे क्या होती है, ठंडी हो जाती है। क्यों, क्योंकि वो अपनी हीट को या रेडिएशन को क्या करती है, इमिट करती रहती है। ये कब तक चलेगा, जब तक टेम्परेचर दोनों का क्या ना हो जाए, बराबर ना हो जाए। ठीक है ना, जब तक टेम्परेचर बराबर ना हो जाए, तो क्या हो जाएगा, एट इक्वल टेम्परेचर इमिशन इज इक्वल टू एब्जॉर्प्शन। ठीक है ना। अगर टेम्परेचर दोनों का बराबर हो गया तो इमिशन और एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, जब बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्लियर है बात, इसको नोट करिए। अब ये हम लोग देख रहे थे इमिशन और एब्जॉर्प्शन के बारे में। अब देखते हैं कि ये क्या है। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी इमिसिव पावर। इसको दिखाते हैं स्मॉल ई से। इमिसिव पावर का कॉन्सेप्ट कब आता है, जब देखिए इमिसिव मतलब इमिशन, यानी कि हीट क्या हो रही है, रेडिएट हो रही है या हीट इमिट हो रही है। अब ये कोई बॉडी है, मान लीजिए ये हीट इमिट कर रही है,
ये हीट इमिट कर रही है। मान लीजिए इसने Q हीट इमिट की, तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि जो ये Q था ये डिपेंड कर रहा था इसके एरिया पे। कितनी बड़ी बॉडी है भाई, सीधी सी बात है, जितनी बड़ी बॉडी होगी उतना ज़्यादा क्या करेगी, हीट को क्या करेगी, इमिट करेगी। और ये देखा गया कि जो ये Q है ये डिपेंड कर रहा है कि कितने टाइम तक हीट क्या हो रही है आपकी, इमिट हो रही है। तो इसको अगर आप मिलाएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, Q प्रोपोर्शनल टू ए टी, प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है स्मॉल e, और ये स्मॉल e क्या है आपका, इमिसिव पावर। क्या है स्मॉल e, ये इमिसिव पावर। किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पर। डिपेंड्स मटेरियल, और किस पे डिपेंड करता है, वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन। तो यहां से अगर मैं लिखना चाहूं तो E बराबर क्या लिख सकता हूं, Q अपॉन ए टी। हीट ट्रांसफर पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज नोन एज इमिसिव पावर। हीट इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज इमिसिव पावर। क्लियर है। यूनिट देख लीजिए इसकी क्या होगी, यूनिट एसआई यूनिट, ऊपर क्या हो गया आपका जूल, नीचे मीटर स्क्वायर, और ये सेकंड। एक तो ये हो गई, और जूल पर सेकंड क्या होता है, वॉट, तो वॉट पर मीटर स्क्वायर। ये क्या है आपका, इमिसिव पावर। नोट कर लीजिए इसे। इसके बाद क्या देखेंगे, एब्जॉर्बिव पावर। एब्जॉर्बिटिव पावर, ये तो क्या था, इमिसिव पावर। इमिसिव पावर क्या है, हिंदी में अगर बोलें तो एकांक क्षेत्रफल से एक सेकंड में कितनी हीट इमिट हो रही है वो क्या है उसकी, इमिसिव पावर। या क्या कहेंगे कि यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में जितनी हीट इमिट हो रही है वो क्या है, इमिसिव पावर। नोट करिए। फिर क्या देखते हैं, एब्जॉर्बिटिव पावर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ा जाए। क्या देखना है अब, एब्जॉर्बिटिव पावर। इसको दिखाते हैं स्मॉल ए से। ये क्या होता है, ये होता है, ये डिफाइंड क्या कैसे होता है, हीट एब्जॉर्ब्ड बाई बॉडी। देखिए ए इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड बाई बॉडी टू हीट इंसिडेंट ऑन बॉडी। हीट एब्जॉर्ब्ड बाय बॉडी डिवाइड बाई हीट
इंसिडेंट ऑन बॉडी। क्लियर है? या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं क्या कि हीट एब्जॉर्ब्ड बाई बॉडी इज इक्वल टू ए हीट इंसिडेंट। मतलब ए को आप ये समझ सकते हैं हीट इंसिडेंट का कितना परसेंटेज एब्जॉर्ब हुआ, कितना परसेंटेज एब्जॉर्ब हुआ, परसेंटेज ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड, क्या लिख सकते हैं इसको, परसेंटेज ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड आउट ऑफ हीट इंसिडेंट। मतलब हीट इंसिडेंट का कितना परसेंट जो है क्या हुआ, एब्जॉर्ब। जैसे मान लीजिए कि ये कोई बॉडी है, इस पर 100 रेडिएशन क्या हुए, इंसिडेंट हुए, और 60 इसने क्या कर लिए, 60 इसने क्या कर लिए, एब्जॉर्ब कर लिए। तो हम क्या निकालेंगे, ए बराबर क्या हो जाएगा 60/100 यानी कि 0.6, या क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग 60%। 60% क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, 40% नहीं कर पाया, या 0.6। तो दोनों बातें क्या हैं, सेम है। क्लियर है बात? अब देखिए ये भी किस पर डिपेंड करेगा, ए किस पर डिपेंड करेगा, पहले तो देख लीजिए यूनिट ऑफ ए। देखो ऊपर भी हीट है नीचे भी हीट है, क्या हो जाएगा, यूनिट लेस हो जाएगा एंड डायमेंशन लेस। तो ये याद रखिएगा कि इमिसिव पावर की यूनिट भी होती है, डायमेंशन भी होती है, लेकिन एब्जॉर्प्टिव पावर की ना तो यूनिट होती है ना डायमेंशन होती है। ठीक है, ये चीज याद रहेगी, इसको याद रखिएगा। ठीक है, और देखिए क्या होगा, ए किस पर डिपेंड करेगा, मटेरियल पर, और किस पर डिपेंड करेगा, वेवलेंथ पर, जो रेडिएशन है। भाई जरूरी थोड़ा ना है कि हो सकता है किसी को ये क्या करे, एब्जॉर्ब करे, किसी को एब्जॉर्ब ना करे। ठीक है, जिसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा उसको क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। अब देखिए ये बताइए मुझे, ए की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, ए की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है जब भैया पूरी की पूरी हीट ये क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले। मतलब हीट इंसिडेंट और हीट एब्जॉर्ब क्या हो जाए, बराबर, यानी कि 1। ए की वैल्यू मिनिमम क्या हो सकती है, 0। कोई भी हीट एब्जॉर्ब ना करे तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि 0 से बड़ा या बराबर होगा ए, और 1 के बराबर या छोटा होगा। क्लियर है? ये 0 वाले क्या है, एक भी एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, मतलब परफेक्ट क्या है, रिफ्लेक्टर, और ये क्या है, परफेक्ट एब्जॉर्बर। ये क्या कर रहा है, सब एब्जॉर्ब कर रहा है, और ये कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं कर रहा। परफेक्ट या कह लीजिए आइडियल कह लीजिए। क्लियर है ना, नोट कर लीजिए इसे। इसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना है, ब्लैक बॉडी। नोट करिए इसे, फिर आगे बढ़ते हैं।
चलिए नेक्स्ट जो हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है ब्लैक बॉडी के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो भी आगे के हमारे जो लॉज वगैरह जो भी हैं वो सब इसी से रिलेटेड हैं, ब्लैक बॉडी। क्या पढ़ना है हम लोगों को? ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी क्या होती है? विच एब्जॉर्ब ऑल रेडिएशन falling on it at any temperature at any angle। किसी भी एंगल पर, किसी भी टेम्परेचर पर कोई भी रेडिएशन अगर वो फॉल होगा किसी ब्लैक बॉडी पर तो क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा। यानी कि हम ये लिख सकते हैं फॉर आइडियल ब्लैक बॉडी E बराबर क्या है भैया? 1, सॉरी E नहीं A। सब कुछ जब एब्जॉर्ब हो गया तो क्या हो जाएगा? A 1 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? इसका मतलब क्या है? सब कुछ एब्जॉर्ब होने का मतलब क्या है? जीरो रिफ्लेक्टेंस, कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। जीरो ट्रांसमिटेंस, कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं होगा, कुछ भी ट्रांसमिट नहीं होगा। कब? जब आपकी क्या है? आइडियल ब्लैक बॉडी है। क्लियर है ना? दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? विच इमिट्स मैक्सिमम रेडिएशन, विच इमिट्स कह रहा किसी अन्य बॉडीज की तुलना में जो ब्लैक बॉडी है वो मैक्सिमम रेडिएशन क्या करती है? इमिट करती है। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि एब्जॉर्ब भी खूब सारा करेगी और इमिट भी खूब सारा करेगी। ये कहीं ना कहीं किरचॉफ लॉ से लिंक है, जिस पर हम लोग इसके बाद आगे मूव करने वाले हैं। और सोचने वाली बात भी ये है कि आप ये बताइए कि इसने रेडिएशन पूरा क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया। अब ये रेडिएशन लेके घूमेगा कहाँ? भाई रेडिएशन को सब खाया है तो निकालना तो पड़ेगा ना। तो रेडिएशन को क्या करना पड़ेगा? इमिट तो करना पड़ेगा। तो जितना ज़्यादा एब्जॉर्ब किया है उतना ज़्यादा क्या करेंगे? इमिट करेंगे। ठीक है ना? तो दो आपने कंडीशन देखी, एक किसके लिए? एब्जॉर्ब के लिए और एक इमिट करने के लिए। ठीक है। अब इसमें देखिए बात क्या है कि ये जो ब्लैक बॉडी है इसका नाम ब्लैक भैया क्यों पड़ा? देखिए जो ब्लैक कलर होता है ब्लैक कलर इज वेरी गुड एब्जॉर्बर। ब्लैक कलर क्या होता है? वेरी गुड एब्जॉर्बर। आपने सुना होगा गर्मियों में कहा जाता है काले कपड़े पहन के मत जाइए, क्योंकि जितनी भी सन से हीट आती है वो काले कपड़े क्या कर लेते हैं? सब एब्जॉर्ब कर लेते हैं और आपको बड़ी असुविधा होती है गर्मी की वजह से। ठंडियों में कहा जाता है कि काले कपड़े पहनिए ताकि जितनी भी हीट मिल रही है आपको वो सब क्या हो जाए? एब्जॉर्ब हो जाए और आपका कपड़ा क्या हो रहा है? गर्म रहे। ठंडियों में कहा जाता है कि सफ़ेद कपड़े पहनिए, सॉरी गर्मियों में सफ़ेद कपड़ा क्या करता है? अच्छा क्या होता है? रिफ्लेक्टर होता है, ज़्यादा से ज़्यादा हीट को क्या कर देता है? रिफ्लेक्ट कर देता है। अच्छा, तो ब्लैक कलर एक बहुत बढ़िया एब्जॉर्बर था, इसलिए इसका नाम ब्लैक बॉडी पड़ गया। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो बॉडी ब्लैक बॉडी है वो कलर में ब्लैक ही हो। क्या जरूरी
नहीं है कि ब्लैक बॉडी ब्लैक ही हो। ये कोई ज़रूरी नहीं है, कोई भी कलर हो सकता है, ऑफ एनी कलर, कोई भी कलर ब्लैक बॉडी का हो सकता है। शुरुआत में नाम इसलिए रखा गया क्योंकि जो ब्लैक कलर था उसको देखा गया कि ये रेडिएशन का बहुत अच्छा एब्जॉर्बर है, ठीक है ना, इसलिए क्या रख दिया गया नाम उसका ब्लैक बॉडी। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो कलर में ब्लैक ही हमेशा मिले आपको। जैसे सन जो है वो भी क्या है आपका, एक ब्लैक बॉडी की तरह काम करता है, तो क्या सन ब्लैक है? नहीं, बिल्कुल ब्लैक नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह कई एग्जाम्पल हैं। स्टार हैं, स्टार भी ब्लैक नहीं है। एग्जाम्पल आप इसके देख सकते हैं, क्या क्या देखना है ब्लैक बॉडी के एग्जाम्पल। तो पहला एग्जाम्पल तो वही है, सन या स्टार। और एग्जाम्पल देखिए लैंप ब्लैक एक होता है, ये केवल 1% रिफ्लेक्ट करता है, यानी कि 99% एब्जॉर्व कर लेता है। तो समझिए कितना बढ़िया क्या है ये ब्लैक बॉडी है। एक क्या होता है, कार्बन की ग्रेफाइट, इसका नाम तो सबने सुना होगा, केमिस्ट्री में भी बहुत आता है ये। इसका क्या होता है, 3% रिफ्लेक्ट करता है, बाकी सब एब्जॉर्ब कर लेता है। 3% रिफ्लेक्ट करता है, बाकी सब एब्जॉर्ब कर लेता है। बाकी और भी चीज़ें होती हैं, प्लैटिनम ब्लैक, गोल्ड ब्लैक, प्लैटिनम ब्लैक, गोल्ड ब्लैक, ठीक है ना। तो कई सारे ब्लैक, ये सब क्या है, सन स्टार ये नेचुरल है, और ये बाकी सब चीज़ें क्या हैं, मैन मेड हैं, आर्टिफिशियल। तो अब क्योंकि आर्टिफिशियल हैं इसलिए सबके आगे क्या लगा है, ब्लैक लगा है। क्योंकि जब हम जान रहे हैं कि सबसे अच्छा कलर ब्लैक ही है एब्जॉर्ब करने के लिए, तो हम फिर ब्लैक का यूज कर लें। क्लियर है, नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं किरचॉफ्स लॉ की तरफ।
चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं किरचॉफ्स लॉ। अब यहाँ से शुरुआत हो रही है लॉस की। किरचॉफ पढ़ना है, वीन पढ़ना है, स्टीफन पढ़ना है, स्टीफन या उसी को स्टीफन बोल्ट्जमैन बोलते हैं, फिर न्यूटन्स पढ़ना है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। उम्मीद रहेगी कि आज हम सारी चीज़ें कवर करते हैं। किरचॉफ्स लॉ, ये वही किरचॉफ हैं जिनका आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिसिटी में, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स लॉ। हर जगह इन्होंने काम किया है, बहुत ही बेहतरीन साइंटिस्ट रहे हैं। इनका स्टेटमेंट बहुत ही सिंपल था। गुड एब्जॉर्बर्स ऑफ हीट आर आल्सो गुड इमिटर ऑफ हीट। ऊष्मा के अच्छे अवशोषक अच्छे उत्सर्जक भी होते हैं। एब्जॉर्प्शन क्या है? अवशोषण। इमिटर क्या है? इमिशन क्या है? उत्सर्जन। अवशोषण क्षमता, उत्सर्जन क्षमता। तो इन्होंने किरचॉफ ने कहा कि भैया देखो, जो जितना अच्छा हीट को एब्जॉर्ब करेगा वो उतना ही अच्छा हीट को इमिट करेगा। ठीक है ना? गुड एब्जॉर्बर्स ऑफ हीट आर गुड इमिटर्स ऑफ हीट। हीट को अगर आप एब्जॉर्ब अच्छा करेंगे तो हीट को आप इमिट अच्छा करेंगे। मतलब अगर एब्जॉर्बिटिव पावर ए ज़्यादा है तो एमिसिव पावर ई भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। ठीक है ना? और इन्होंने ये बताया फॉर ए, किसकी बात हो रही है? ब्लैक बॉडी की। ई प्रोपोर्शनल टू ए, वही चीज है, उत्सर्जन क्षमता प्रोपोर्शनल है किसके? सॉरी, ये किसी भी बॉडी के लिए, किसी ब्लैक बॉडी के लिए नहीं है, फॉर एनी बॉडी। ठीक है ना? ई प्रोपोर्शनल टू ए, ई प्रोपोर्शनल टू ए। अब अगर मैं कांस्टेंट लगाऊं, एक कांस्टेंट अगर मैं यहां पर लगाऊं तो वो कांस्टेंट है ई बी, या यहां से हम लिख सकते हैं ई बाई ए बराबर कांस्टेंट बराबर ई बी। अब समझिएगा इसका मतलब क्या है। ई बी क्या है? इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। किसी बॉडी की इमिसिव पावर और एब्जॉर्बिटिव पावर का जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, और किसके बराबर रहता है? इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी के बराबर रहता है। ठीक है ना? नोट डाउन कर लीजिए।
ठीक है, ये आपका क्या है, किरचॉफ्स लॉ। केवल इतना याद रखिए, जो अच्छे इमिटर हैं वो अच्छे एब्जॉर्बर भी होंगे। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, हिंदी में इसको बोलते हैं वीन का विस्थापन नियम। देखिए वीन ने क्या किया, वीन ने इंटेंसिटी और वेवलेंथ के बीच में रेडिएशन की इंटेंसिटी, ये किसकी इंटेंसिटी है, आई क्या है, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन, ठीक है ना। और ये आई आप जानते हैं इंटेंसिटी क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो उसने क्या किया, स्टडी किया, तो उसने ये देखा कि जो ये ग्राफ था ये कुछ ऐसा बन रहा था किसी एक फिक्स टेम्परेचर T1 के लिए। तो ये ग्राफ में आप देख सकते हैं कि ये लैम्डास की डिफरेंट वैल्यू हैं। इस लैम्डा के लिए यहाँ पर कुछ इंटेंसिटी है, इसके लिए यहाँ पर उन्होंने देखा एक लैम्डा ऐसा है, इसको थोड़ा सा और शार्प बनाइए ग्राफ को। एक लैम्डा ऐसा है जिसके लिए आई की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, इसको चलिए हम नाम दे देते हैं लैम्डा मैक्स का। फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने टेम्परेचर को थोड़ा और बढ़ाया, टेम्परेचर को थोड़ा और बढ़ाया। जब टेम्परेचर को थोड़ा और बढ़ाया तो उन्होंने ये देखा कि जो ग्राफ था वो कुछ ऐसा बन रहा था। जो ग्राफ था वो कुछ ऐसा बन रहा था। लैम्डा मैक्स अब यहाँ आ चुका था, ये किसके लिए था, टेम्परेचर T2 के लिए, ठीक है ना। ये किसके लिए था, टेम्परेचर T2 के लिए। फिर उन्होंने क्या किया, टेम्परेचर को थोड़ा और बढ़ाया, तो उन्होंने ये देखा कि ये जो ग्राफ था वो ऐसे चला गया, किसके लिए, T3 के लिए, ठीक है। तो उन्होंने देखा ये कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते चले जा रहे हैं, T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1, T3 सबसे ज़्यादा, T2 फिर T1। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते चले जा रहे हैं, जो लैम्डा मैक्स है वो शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ, भाई यहाँ तो आपका ओरिजिन है, ये सबसे कम, इसको ऐसे नाम दे दीजिए चाहे, लैम्डा मैक्स 1, लैम्डा मैक्स 2, लैम्डा मैक्स 3, ठीक है ना। तो यहाँ से आप देख सकते हैं क्या, लैम्डा मैक्स 1 से बड़ा है लैम्डा मैक्स 2 से बड़ा है लैम्डा मैक्स 3। भाई इस तरफ जाएंगे तो बढ़ेगा ना। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे थे, क्या, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे थे लैम्डा मैक्स क्या हो रहा था, घट रहा था, यानी कि पीछे आ रहा था, ठीक है ना। इसको आप लिख सकते हैं एज टेम्परेचर राइजेस, एज टेम्परेचर rises, as temperature rises lambda max displaces towards, lambda max displaces towards shorter wavelength. This is Wien's law। क्या कह रहा है ये कि जो T है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, 1 अपॉन लैम्डा मैक्स के। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, तो T बराबर B अपॉन लैम्डा मैक्स,
या लिख सकते हैं लैम्डा मैक्स इंटू टी बराबर कांस्टेंट बराबर बी, या इसी को कैसे लिख सकते हैं आप, लैम्डा 1 T1 बराबर लैम्डा 2 T2। ये सब क्या है, वीन्स लॉ या वीन्स का डिस्प्लेसमेंट लॉ, ठीक है ना। तो इसको आप कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि टेम्परेचर और लैम्डा मैक्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, या किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर और वेवलेंथ के लिए लैम्डा और टी, लैम्डा मैक्स और टी का जो मल्टीप्लिकेशन है, प्रोडक्ट है, वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। क्लियर है ना। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा लैम्डा मैक्स जो है, लैम्डा मैक्स क्या है, वह वेवलेंथ जिसके लिए इंटेंसिटी मैक्सिमम थी, वो कहाँ आ रही है, पीछे चली आ रही है, ठीक है ना। ये बी जो है ये क्या है, कांस्टेंट है, जिसको बोलते हैं हम लोग वीन्स कांस्टेंट, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वीन्स कांस्टेंट। बी जो है आपका, कहाँ गया बी, ये जो बी है ये क्या है, वीन्स कांस्टेंट। इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 2.898 10 की पावर -3, 10 की पावर -3। यूनिट देख लीजिए, मीटर केल्विन। वेवलेंथ क्या है, डिस्टेंस है मीटर, और ये केल्विन, ठीक है ना। ये इसकी क्या हो गई, यूनिट हो गई। बी क्या है, वीन्स कांस्टेंट, ठीक है। यहां तक हो गया, मैं इसको हटाऊं, कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। और ये मान लीजिए आपका पहला पॉइंट था, ये आपका पहला पॉइंट था, ये इसी ग्राफ की स्टडी चल रही है। इस ग्राफ की स्टडी से पहला पॉइंट उसने ये निकाला, इसको क्या नाम दे दिया, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। और भी इसमें कई चीजें आई, उसको भी देखते हैं। ठीक है, तो मैं इसको मिटा रहा हूं इधर का। सेकेंड पॉइंट उसने क्या देखा कि जो ये ग्राफ के अंडर में एरिया है, एरिया अंडर ग्राफ, ये किसके प्रोपोर्शनल था। देखिए यार सीधी सी बात समझिए, ये T1 कम था तो एरिया केवल इतना है, T2 थोड़ा बढ़ा तो एरिया क्या हो गया, इसका ज़्यादा हो गया, ये एरिया अंडर जो ग्राफ के अंदर एरिया है, और T3 बढ़ा तो एरिया और ज़्यादा हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, एरिया अंडर ग्राफ इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो ये देखा गया कि ये टेम्परेचर की 4th पावर के क्या है, प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। मतलब जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना ज़्यादा रेडिएशन, टेम्परेचर जितना ज़्यादा रेडिएशन उतना ही ज़्यादा। अब ये एरिया अंडर ग्राफ देखिए, तो क्या मैं इसको ये कह सकता हूँ कि जो आपका क्या है, जो आपकी इंटेंसिटी है किसके प्रोपोर्शनल है, T की पावर 4 के। इंटेंसिटी आप जानते हैं क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो हीट एनर्जी Q एरिया और इनटू टाइम प्रोपोर्शनल टू T की पावर 4। ये भूमिका किसकी है, स्टीफेन बोल्ट्जमैन लॉ की, लेकिन अभी उसको नहीं पढ़ना, उसको पढ़ेंगे 5 मिनट बाद। भाई एरिया अंडर ग्राफ क्या बता रहा है, टोटल इंटेंसिटी ऑफ दैट टेम्परेचर, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे एक मान लीजिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या सिंपल सा क्वेश्चन है, एक आपके पास सन है, ये आपके पास एक सन है और ये आपके पास एक स्टार है, ठीक है ना। एक सन है और एक स्टार है, इसके लिए लैम्डा मैक्स 500 न्यूटन नैनोमीटर सॉरी, और इसके लिए लैम्डा मैक्स कितना है आपका 350 नैनोमीटर, ठीक है, 350 नैनोमीटर। आपसे पूछ क्या रहा है आपसे पूछ रहा है कि
टी ऑफ सन और टी ऑफ स्टार का रेशियो कितना होगा। चलिए इस क्वेश्चन को तो मैं कर ही रहा हूँ। इस क्वेश्चन से पहले मैं आपको थोड़ा बताता हूँ कि जो वीन्स का डिस्प्लेसमेंट लॉ है ये किस तरह जो है मॉडर्न साइंस में एक क्रांति की तरह आया। क्रांति की तरह कैसे आया? देखिए, कोई दूर दराज बॉडी है, सन मान लीजिए, इसकी मदद से हम लोग क्या फाइंड करते हैं? जो सन से रेडिएशन आया कहां पर? अर्थ पर। उस रेडिएशन को स्टडी करके हमने लैम्डा मैक्स निकाल लिया। बी कांस्टेंट है, हमको मालूम है कितना है, तो क्या हम टेम्परेचर निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो जो ये बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं, सन हो गए, स्टार हो गए, इनके जो टेम्परेचर की कैलकुलेशन की जाती है वो इसी लॉ से की जाती है, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो ये लॉ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या करने के लिए? टेम्परेचर फाइंड करने के लिए। तो आप यहाँ जानते हैं, देखिए ये आपको निकालना है, तो देखिए कुछ नहीं करिए, क्या हो जाएगा, देखिए लैम्डा, लैम्डा किसका? सन का, और टी सन का किसके बराबर होगा? लैम्डा स्टार टी स्टार। लैम्डा 1 T1 बराबर लैम्डा 2 T2। तो लैम्डा सन बटे टी सन बटे टी स्टार, टी सन बटे टी स्टार। तो यहाँ क्या हो जाएगा? लैम्डा स्टार बटे लैम्डा सन 350, और ये 500, 0 से 0 कैंसिल, 5 सत्ते 35, 7 बटे 10 यानी कि 0.7। ठीक है ना? नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ की तरफ। स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ की तरफ। स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ क्या कहता है? ये फॉर ए
परफेक्टली ब्लैक बॉडी किसके लिए? परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए जो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन है वो किसके प्रोपोर्शनल है? t की पावर 4 के, यानी कि I प्रोपोर्शनल टू t की पावर 4। I को आप जानते हैं क्या लिखते थे? Q/AT प्रोपोर्शनल टू t की पावर 4। क्या हो जाएगा? प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, बिल्कुल आएगा। तो Q/AT इज इक्वल टू सिग्मा t की पावर 4। क्या गया? सिग्मा t की पावर 4। सिग्मा आपका क्या है भैया? कांस्टेंट है। उस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? सिग्मा को क्या बोलते हैं? यही स्टीफन्स कांस्टेंट। कितनी वैल्यू होती है? 5.67 10 की पावर -8। कभी कभी इसको हम अप्रॉक्सीमेट क्या ले लेते हैं? 6 × 10 की घात -8। ठीक है, यहाँ से अभी इसकी हम यूनिट भी निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए और क्या लिख सकता हूँ मैं इसको लिख सकता हूँ Q/T सिग्मा AT की पावर 4। अब बताइए Q/T क्या होगा? Q/T क्या होगा? देखिए ये जूल पर सेकंड है, पहले तो इसको देख लीजिए। जूल पर सेकंड क्या हो जाएगा? वॉट। जूल पर सेकंड वॉट हुआ, नीचे क्या है? मीटर स्क्वायर और केल्विन की पावर 4। चलिए इसमें आ जाइए। जूल पर सेकंड नाम ही बता दिया, तो ये क्या हो गया? पावर। पावर रेडिएटेड, P रेडिएटेड कितना हो गया? सिग्मा AT की पावर 4। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। Q/T क्या है? देखिए रेट ऑफ एनर्जी, रेट ऑफ वर्क डन क्या है आपका? पावर। ठीक है ना? पावर रेडिएट कितना है? सिग्मा AT की पावर 4। देखिए ये तो नॉर्मल लेवल की बात है। होता क्या है? देखिए ये किसके लिए वैलिड है? फॉर ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी के लिए आप जानते हैं फॉर ब्लैक बॉडी E क्या होता है? मैक्सिमम। यानी कि ये जो पावर आई है ये क्या है? ये मैक्सिमम पावर रेडिएटेड। ठीक है ना? ये क्या है? एमसी पावर। लेकिन अगर किसी नॉर्मल बॉडी के लिए फॉर एनी बॉडी, तो मैं ये लिख सकता हूं P रेडिएशन इज इक्वल टू E सिग्मा AT की पावर 4, जहां E को बोलते हैं हम एमिसिविटी। ये E बराबर 1 किसके लिए है? ब्लैक बॉडी। तो देखिए जब E बराबर 1 रखेंगे तो यही आ जाएगा। बाकी E इज लेस देन 1 किसके लिए है? अदर बॉडीज के लिए। मतलब जो मैक्सिमम रेडिएशन हो सकता है पावर का वो ब्लैक बॉडी में होगा, बाकी सब में कम होगा। ये कंपटीशन लेवल के टाइप का है कि जब E की आपको वैल्यू दी हो तो आपको E की वैल्यू यहां रखकर फॉर्मूला लगाना है। ठीक है ना? ब्लैक बॉडी के लिए आप जानते हैं E बराबर 1 होता है और A बराबर क्या होता है? 1 होता है। क्लियर है? तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एक हीटर है
ऑपरेटेड एट 6000 वॉट। एक हीटर ऑपरेट कर रहा है 6000 वॉट पर। एरिया ऑफ कॉइल ऑफ हीटर आपको दिया है 0.1 मीटर स्क्वायर, 0.1 मीटर स्क्वायर। आपसे कह रहा है फाइंड द टेम्परेचर ऑफ कॉइल एज्यूमिंग इट ए ब्लैक बॉडी। आपसे कह रहा है फाइंड टेम्परेचर ऑफ हीटर एज्यूमिंग इट एज ब्लैक बॉडी। ठीक है, मतलब हीटर का टेम्परेचर कहने का मतलब कॉइल का टेम्परेचर है। तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं, पावर का फॉर्मूला क्या होता है। कह रहा एज्यूमिंग इट एज ब्लैक बॉडी, तो स्मॉल ई तो 1 हो जाएगा, तो उसकी दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। तो आप जानते हैं P बराबर क्या होता है, सिग्मा A T की पावर 4। तो 6000 सिग्मा की वैल्यू बताइए, अभी बताई थी ना आपको, कितनी होती है, 6 × 10 की घाते -8। एरिया क्या हो गया भैया, 0.1 और T की पावर 4। तो देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ 6 × 10 की घाते 3 बराबर 6 × ये 10 की घाते -1 होगा, तो 10 की घाते -9 T की पावर 4। 6 से 6 खत्म, तो T की पावर 4 जो है वो कितना आएगा, 10 की घाते 3, 10 की घाते -9, तो T की पावर 4 बराबर 10 की घाते 12, तो T बराबर 10 की घाते 12 1/4। तो देखिए कितना हो जाएगा ये 12/4, यानी कि T बराबर 10 की घाते 3, T बराबर 1000 केल्विन। डिग्री सेल्सियस ना लिख दीजिएगा, कैपिटल T की बात जब भी होती है तो क्या होता है, केल्विन। ठीक है। अब देखिए इस पावर में एक कॉन्सेप्ट और आता है। एक मिनट रुकिएगा। अब इस पावर में एक कॉन्सेप्ट और आता है, क्या आता है, मान लीजिए ये कोई ब्लैक बॉडी है, टेम्परेचर T है, ये सराउंडिंग में कोई बॉडी रखी हुई है जिसका टेम्परेचर T0 है। तो जब ये रेडिएशन इमिट करेगी तो ये रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगी, तो ये रेडिएशन कितना इमिट करेगी, सिग्मा A T की पावर 4। ठीक है ना, सिग्मा A T की पावर 4। ये कितना रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगी, सिग्मा A T0 की पावर 4। सही है कि नहीं, सिग्मा A T0 की पावर 4। आप चाहें तो स्मॉल ई लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मुझे नेट पावर रेडिएटेड निकालना हो, नेट पावर रेडिएटेड या पावर लॉस, नेट पावर रेडिएटेड और पावर लॉस, ये कब की बात है, जब दो बॉडीज हों। जब दो बॉडीज हों तो सिग्मा A T की पावर 4 माइनस सिग्मा A T0 की पावर 4, तो P बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा A T की पावर 4 माइनस T0 की पावर 4। इससे भी बहुत न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। आप चाहें तो यहाँ स्मॉल ई लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्मॉल ई लगा लेंगे तो यहाँ पे भी स्मॉल ई आ जाएगा। ठीक है, लेकिन स्मॉल ई इसलिए नहीं लगा रहे हैं क्योंकि एक ब्लैक बॉडी है और दूसरी नॉर्मल बॉडी है, तो दोनों का आप ई कॉमन नहीं ले सकते हैं फिर। क्लियर है ना, इसको नोट कर लीजिए। फिर लास्ट पढ़ते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग।
चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ये वही न्यूटन है जिनके बारे में आप जानते हैं, न्यूटन चाचा, सर आइजैक न्यूटन। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या कहता है कि जो रेट ऑफ कूलिंग है, मतलब किसी चीज के ठंडे होने की दर, वो प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर डिफरेंस के। ये क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग। रेट ऑफ कूलिंग जो है वो क्या है? प्रोपोर्शनल है किसके? टेम्परेचर डिफरेंस के। अच्छा, रेट ऑफ कूलिंग क्या होगा? फॉल इन टेम्परेचर अपॉन टाइम। भाई कूलिंग के लिए टेम्परेचर गिरना चाहिए ना, तो टेम्परेचर जितना गिरा पर टाइम रेट क्या होता है? टाइम के सापेक्ष दर, तो डेल्टा टी। क्लियर है बात? इसको देखिए हम लोग एक तरीके से और लिख सकते हैं, बहुत ही सिंपल, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। डी टी बाई स्मॉल डी टी इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। या अगर कोई बॉडी यहाँ पर ए है और यहाँ पर कोई बॉडी बी है, इसका टेम्परेचर टी ए है, इसका टेम्परेचर टी बी है और टी ए इज़ ग्रेटर देन टी बी है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ डी टी बाई स्मॉल डी टी प्रोपोर्शनल टू टी बी माइनस टी ए। रेट ऑफ कूलिंग किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर डिफरेंस पर। ठीक है ना? तो ये था आपका पूरा सिलेबस। अभी देखिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस कराने हैं, ठीक है ना? तो पहले, क्योंकि इसके मैंने आपको पहले बताया इसके केवल 2 लेक्चर शेड्यूल में थे, लेकिन वो केमिस्ट्री क्लास नहीं चली, जिसकी वजह से हम लोगों ने इसके काफ़ी सारे लेक्चर कवर करके पूरा सिलेबस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब मंडे से आपकी क्लास जो है वो शेड्यूल के हिसाब से चलेगी, क्योंकि मंडे को फिजिक्स होती है। तो इसके जो क्वेश्चंस है, अगर किसी दिन समय मिलेगा तो हम एक क्लास को लेकर, जो भी खाली क्लास जाएंगी उसमें हम इसके क्वेश्चंस करा देंगे। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।